फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना जुलाई सीरीज़ के करंट अफेयर्स का रिवीजन। इनसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम जल्दी से अपने करंट अफेयर्स जुलाई को रिवाइज कर पाएँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल मेंशंस द फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग। तो आपके चार ऑप्शन हैं ये। इसका सही जवाब होगा क्या? 263, बिल्कुल, क्योंकि आर्टिकल 263 में मेंशन है कि इंटर स्टेट काउंसिल एक परमानेंट बॉडी नहीं है। इसका मेंशन किया गया है स्टेट और सेंटर के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए। स्टेट या सेंटर, स्टेट और स्टेट के बीच में जैसे कुछ है, जैसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो गया या टैक्स डिस्प्यूट हो गया, तो आपको स्टेट्स को बैठ के बात करनी है, तो आप आर्टिकल 263 के अंदर एक इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हो जो कि आगे उस चीज़ पे डिस्कस करेगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जुलाई में इसकी मीटिंग हुई है 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स। 11th मीटिंग जो हुई है 10 साल बाद, तो इससे पहले मतलब 1995 में मीटिंग हुई थी, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसलिए भी एडवांटेज है कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ाने में। जो सरकार की विचारधारा है उसको आगे ले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है ये, तो इसको ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग आफ्सपा। आफ्सपा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी यहाँ पे। आफ्सपा मतलब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट के इशूज़ हमेशा लाइट में रहते हैं, तो ये आपके चार ऑप्शन में तो क्या सही है? इट गिव्स पावर टू फायर अपॉन एनीवन आफ्टर गिविंग वार्निंग। B, arrest anyone without warrant. C, it was first time applied in Manipur. D, presently it's in 7 states. तो देखिए, अब कोशिश करते हैं इसका जवाब देने का। पहला ऑप्शन जो है, किसी पर भी आप फायर कर सकते हैं, ये सही है। दूसरा, अरेस्ट एनीवन विदाउट वारंट, ये भी सही है। तीसरा, इट वॉज फर्स्ट टाइम अप्लाइड इन मणिपुर, जो गलत है। सबसे पहले नागालैंड में अप्लाई हुआ था, प्रेजेंटली इन 7 स्टेट्स। नहीं, अब ये 6 स्टेट्स में है, पहले 7 में था। तो देखते हैं, बिल्कुल इसका आंसर है ए, यानी ए और बी, ये दो जो सही है और दो गलत है। गलत क्या है? क्योंकि पहले नागालैंड में अप्लाई हुआ था ये। क्यों हुआ था नागालैंड में? नागालैंड लिबरेशन फ्रंट ने एक वायलेंट स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया था, उन्हें रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये स्टेप लेना पड़ा था। इसके बाद ये भी है कि आप किसी को भी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो। आप किसी भी वेसल्स या व्हीकल को आप सर्च कर सकते हो बिना किसी वजह के। आप किसी को भी कह सकते हो भाई गाड़ी की तलाशी लेनी है आपकी, या फिर किसी भी चीज़ की। आर्म फोर्सेस के पास लीगल इम्यूनिटी होती है, पर आप केस नहीं कर सकते पूरी तरह से। ये इसकी स्पेशल पॉइंट है और सबसे बुरा इसके बारे में ये माना जाता है ड्रैकोनियन। तो आफ्सपा 6 स्टेट्स में है अभी, हाल ही में त्रिपुरा से हटाया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। जुलाई में त्रिपुरा से हटा था ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में कहा है कि आफ्सपा बहुत ही ड्रैकोनियन है, तो आपको फोकस करना, आपको पूरा पता होना चाहिए आफ्सपा के प्रोविजंस क्या क्या है, क्या कहाँ कहाँ अप्लाई है, डिस्टर्ब जोन एरिया क्या होता है, कैसे डिक्लेयर होता है, इसको कौन लिफ्ट कर सकता है। क्योंकि जब त्रिपुरा में लिफ्ट हुआ था तो भी इशू बना था गवर्नर या प्रेसिडेंट में कौन लिफ्ट करता है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सो नेक्स्ट वन आप इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्यों महत्वपूर्ण है? चलिए देखते हैं इसके चार ऑप्शंस क्या हैं। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। आईएमएफ ने $100 मिलियन प्लेज किए हैं, या फिर वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन प्लेज किए हैं, या फिर आईएसए विल बी लॉन्च्ड बाय इंडिया इन पेरिस इन 2015। तो देखिए, पहला तो सही है, दूसरा गलत लग रहा है क्योंकि आईएमएफ कभी प्लेज नहीं करता इन इंस्टीट्यूशंस को। आईएमएफ बेसिकली स्टेट्स को प्रेफर करता है, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ की बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज चल रहे हो या फिर आपकी इकोनॉमी को चैनलाइज करने का होता है। ये सही है बी। सी, क्योंकि यही टॉपिक ही है, जुलाई में एक $100 बिलियन इसने स्टेटमेंट दी थी कि ये मोबिलाइज करेगा आईएसए के लिए। और आईएसए को इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिल के लॉन्च किया था, अकेले इंडिया ने लॉन्च नहीं किया था। तो हमारा आंसर होगा ए एंड सी। तो अब देखते हैं, वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि वो डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए इस एनर्जी सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए सोलर लाइन्स में $1 बिलियन तक 2030 तक का टारगेट है, वो इसमें मदद करेगा। और $625 मिलियन वो ग्रिड करेक्शन के लिए देगा, जो कि रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के अंदर आता है। मतलब छतों पे सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी और अगले स्तर पे भी। तो 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात है 2030 तक, जो जुलाई में इस बारे में वर्ल्ड बैंक ने बोला है। अब जो कौन सी कंट्रीज आती हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बीच में, तो आईएसए इंडिया का बहुत ही महत्वाकांक्षी है, क्योंकि इससे एक वर्ल्ड लीडरशिप की एक फीलिंग आती है कि हाँ, बड़ी पावर रिस्पॉन्सिबल। हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक पैरिटी है, एक हेडक्वार्टर के लिए ज़मीन हो, चाहे इनिशियल बैलेंस जो पैसे का वो भी शायद इंडिया नहीं दिया है। और जो भी देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं, जहाँ पे 300 दिन से ज़्यादा धूप रहती है, सनशाइन, वो इसके अंदर आ सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये देश इसके अंदर आएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत इन ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन्स में जहाँ काफ़ी धूप रहती है, इस रीजन में धूप काफ़ी रहती है, तो लोग सोलर एनर्जी का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रेडिएशन यहाँ सब जगह होता है। ये देखिए, ये ग्लोबल इरेडिएशन जोन है, कहाँ पर कितनी ज़्यादा होती है।
तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आईएसए, और आईएसए गुड़गांव में हेडक्वार्टर है। इसको इंडिया फ्रांस ने स्टार्ट किया था 2015 क्लाइमेट मीट में। इंडिया के लिए और इम्पोर्टेंट है, इंडिया का सोलर मिशन जो भी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर हमने जो बातें की, हमारे जो वादे हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, विच स्टेट वाज फर्स्ट टू हैव हैप्पीनेस डिपार्टमेंट इन इंडिया? एक हाल ही में एक राज्य सरकार ने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको ये भी देखना होता है कि आपकी सामाजिक और जो आपकी जनता है वो हर तरह से खुश हो, ना सिर्फ आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, बल्कि उसमें एक जो निहित हैप्पीनेस है वो भी इंडेक्स बढ़े। बेस्ट एग्जांपल इसका भूटान का है। ये देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें जो सबसे खुश देश माने जाते हैं, लोग माने जाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के या कनाडा के या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जैसे हम भूटान। अब इन देशों को लेकर थोड़ा डाउट हो जाता है लोगों को, इंडिपेंडेंस नहीं होती, पर हाँ ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ या फिर डेनमार्क। तो इसको मेजर करने का तरीका ये आपको पता होना चाहिए। HNI भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था जुलाई में लास्ट ईयर। अब देखते हैं 9 डैश लाइन के बारे में, क्या इसमें सच है? 9 डैश लाइन बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जुलाई में एक बहुत बड़ी इसके बारे में न्यूज़ भी आई थी। इट कवर्स पार्टी आइलैंड, it complies with UNCLOS. China has an air identification zone over these lines. It forms a part of sovereign waters of China. क्या क्या सही है देखिए। चौथा गलत है, सोवरेन वाटर्स में नहीं है। तीसरा भी गलत है, एयर डिफेंस जोन आइडेंटिफिकेशन जोन बनाना चाहता है चाइना, पर अभी इसके पास है नहीं। इस पार्टी आइलैंड्स कवर करता है, हाँ। क्या ये कंप्लाई करता है UNCLOS से? बिल्कुल नहीं। तो सिर्फ ए इसका आंसर होगा। अब देखिए ये है 9 डैश लाइन, ये जोन जो साउथ चाइना सी का है, जिसको चाइना क्लेम करता है। अब खास बात ये, इसी जोन पे कई सारे देश और भी क्लेम करते हैं चाइना के अलावा। इन सब का कहना है कि ये हमारा है, और जो भी हर देश की टेरिटोरियल बाउंड्री होती है, इसमें चाइना कहना है कि हमारा कभी था, तो अब पूरा पोर्शन हमारा है, जिस पे सिंगापुर, चाइना, सिंगापुर, वियतनाम, इन सबको डाउट है, और जो बहुत ही वाजिब है। हाल तो इसी पर फिलीपींस ने इन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द हेग में ले गया था, जहाँ पर चाइना के खिलाफ डिसीजन आया था जुलाई में पिछले साल, जिसे चाइना ने मानने से इनकार कर दिया था। जिससे दिखता है कि कितना ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है चाइना, और जबकि इंडिया ने बांग्लादेश से हारा था, तो भी उसकी बात को माना था। सो ये इंपॉर्टेंट है इंडिया के डिप्लोमेटिकली भी प्रूव करने के लिए कि इंडिया इज मोर रिस्पॉन्सिबल पावर, या फिर विज़ चाइना कहाँ हम स्टैंड करते हैं। तो 9 डैश लाइन और साउथ चाइना सी बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी में यहाँ खास बात स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जहाँ से मैक्सिमम वॉल्यूम मूव करता है ट्रांसपोर्ट का, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जहाँ पर चाइना चाहता है अपना दबदबा बनाने का, और वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट या ट्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर सकता है। जिसलिए बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए कि भारत वहाँ पे सिक्योरिटी बनाए। इसलिए इंडिया ने वियतनाम के साथ, यहाँ वियतनाम है, वियतनाम के साथ ट्रेड पैक्स और ब्रह्मोस बेचने की कोशिश जारी है भारत की। तो वो एक यूज़ कर रहा है उस टूल को, भारत भी बैलेंस ऑफ पावर बना के रखने के लिए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है 9 डैश लाइन, आपको मैप में जाके बढ़िया से कर पाएँ। और 9 डैश लाइन की जो अवार्ड आया था आर्बिट्रेशन काउंसिल का, इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये पता होना चाहिए आपको। हिस्टोरिकल राइट साउथ चाइना सी पे क्लेम की थी, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने चाइना के खिलाफ डिसीजन दिया था, और वो कोशिश ये कर रहा था कि मिलिट्री एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाया जाए जोन के ऊपर, ताकि किसी को भी मूव करने से पहले उनसे वो लेना पड़े परमिशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेशन संकट मोचन कहाँ स्टार्ट किया गया था इंडिया द्वारा? सीरिया, सोमालिया, साउथ सूडान या लीबिया? तो देखिए इसका आंसर होगा सी, साउथ सूडान का जुबा। जुबा आई थिंक जो कैपिटल है, वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए। और पिछले साल तो बहुत सारे इवैक्यूएशन मिशन ने लॉन्च किए थे, तो आपको पता होना चाहिए ऑपरेशन राहत कहाँ हुआ था, ये किन किन कंट्रीज में। यमन में जो हुआ था उसका क्या नाम था, या संकट मोचन कहाँ कहाँ एक्सटेंड हुआ था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, उस देश की ज्योग्राफी भी आपको पता चल जाएगी कहाँ पर है, उसका राजधानी क्या है वो पता चल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आपको फायदा होगा। अगला पॉइंट है, व्हाट इज़ ट्रू रिगार्डिंग पीएम्स प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, एम्बिशियस स्कीम है। द मॉनेटरी अवार्ड इज इंक्लूडेड इन द स्कीम ऑफ थिंग्स इन दिस प्लान? मॉनेटरी अवार्ड है, हाँ बिल्कुल है। Any adult Indian is eligible for training under this. Skill will be imparted through NSDC. Only manufacturing related aspect of skill development will be the main focus of this plan. देखिए सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, सॉफ्ट स्किल भी सिखाई जाती है, तो ये गलत हो गया। स्किल्स विल बी इम्पार्टेड थ्रू NSDC, ये सही है। तो ये तो सही है। तीसरा देखिए, ऑल एनी एडल्ट इंडियन इज एलिजिबल, ऐसा नहीं कि हर इंडियन एलिजिबल नहीं होता है, बिकॉज कोई भी जाके कहे कि मुझे वो स्किल की ट्रेनिंग चाहिए, आपको नहीं मिलेगी। यू हैव टू हैव सर्टेन, आपको इनिशियल कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो फिर इसका आंसर होगा ए एंड सी, दिस इज सेकेंड वन। तो सॉरी, आई थिंक सी एंड डी, आई थिंक ये आंसर में कुछ प्रॉब्लम है। स्किल्स ये ए और सी है, तो इसका आंसर 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 होगा।
तो आगे देखते हैं, यूनियन कैबिनेट अप्रूव द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस जुलाई में गवर्नमेंट ऑफ कैबिनेट ने इसके लिए 1200 करोड़ इम्पार्ट किए थे। स्किल ट्रेनिंग का, इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंदर है, इसके अंदर मॉनिटरी अवार्ड है 8,000 रुपये का। इसमें सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, लोगों को सर्टिफाई किया जाएगा और ट्रेनिंग दी जाएगी। जो ये डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है ये। तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पर और स्ट्रेस करने की, फंडिंग बढ़ाने की। आगे देखते हैं, विच नेशनल अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। अप्रेंटाइसशिप मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर हो रहा है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अप्रेंटाइज कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ करने से पहले आपको एक कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जैसे गुरु शिष्य परंपरा भारत में थी पहले, उससे आप उसको जोड़ के देख सकते हैं। अप्रेंटाइसशिप मतलब जैसे आप किसी रेलवेज़ में काम करने जाएँ तो आपको पहले वहाँ ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तभी आप जाके इन ऑन फील्ड वर्क कर सकते हैं। तो उस प्रोग्राम को इंडिया ने लॉन्च किया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ये कौशल विकास योजना के साथ साथ। तो इसके लिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक इनॉग्रेशन भी की थी अप्रेंटिसशिप पोर्टल का। इसमें जो भी स्टाइपेंड मिलेगा जो अप्रेंटाइज को, इंडिया में बहुत कम अप्रेंटाइजेस हैं, जिसको इंक्रीज़ करने की डिमांड प्राइवेट सेक्टर से भी हो रही थी। तो अब प्राइवेट पब्लिक दोनों कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया जा सके, ताकि बेहतर उनको भी रोज़गार मिले और कंपनियों को सही लोग मिल पाए रिक्रूटमेंट के लिए। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बारे में रिपोर्ट्स आई थी जो काफ़ी अनएम्प्लॉयबल होते हैं, उसको भी सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये। तो कैबिनेट ने भी नेशनल अप्रेंटाइसशिप प्रमोशन स्कीम को स्टार्ट किया था, इसमें स्टाइपेंड जो मिलेगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ हद तक कंट्रीब्यूट करेगी, 25% इन सम केसेस। अगला देखते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस किस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, IMPS, NEFT, NPCI या कोई नहीं। देखिए ये आपको पता होना चाहिए चारों क्या है तीनों। तो वैसे IMPS पर बेस्ड है, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो गया, और NPCI वो प्लेटफॉर्म जिस पर ये बनता है। तो अभी हाल ही में भीम ऐप लॉन्च हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए उसकी UPI की पूरी डिटेल, जो करंट अफेयर्स में आपने की होगी या फिर न्यूज़पेपर्स में आपको नहीं किया तो आप रिसर्च कर सकते हैं दोबारा जाकर, या फिर हम ट्राई करेंगे बाद में अगर कोई सीरीज़ आए तो इसको कवर करने का। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेंबर ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। अब देखिए FSDC बहुत न्यूज़ में रही थी पिछले महीने भी, और इस महीने भी काफ़ी चीज़ें हैं जो FSDC के काम जिसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। FSDC में कौन नहीं होता इनमें से, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात से प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। FSDC होती क्या, FSDC एक बॉडी थी जो 2010 में आई थी, जिससे कोशिश की गई थी कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको और रॉबस्ट और उसकी कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, जितने उसके कंपोनेंट्स हैं अलग अलग, तो जितने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में जो भी बड़े बड़े बॉडीज़ हैं उन सब के हेड्स इसके मेंबर हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर्स, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सेबी का हेड या फिर IRDA का हेड, जो सारे लोग इसमें हैं, RBI के हेड। तो ये देखिए सारे हेड्स फाइनेंशियल सेक्टर के होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के मेंबर नहीं होते। तो FSDC ने RBI ने डिसीजन लिया था पिछले साल, जिसमें उसने कहा था कि जो फॉरेन करेंसी जो रिजर्व्स हैं बैंक के वो रख सकते हैं इससे, क्योंकि इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी चल रही थी फॉरेन करेंसी में, तो कभी कम हो रहे थे कभी ज़्यादा हो रहे थे। तो गवर्नमेंट ने कहा था RBI ने सोचा कि अगर बैलेंस करना हो बाद में, तो उसके लिए इसने इसको स्टार्ट किया, और ये काफ़ी इसका FSDC ने इसको कहा कि सही था ये, मतलब इसको अपनी तरफ से मंजूरी दे दी इस स्टेप को लेकर। तो ये स्क्रूटनी भी करती है चीज़ों की FSDC, तो इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट था ये। तो FSDC और FCNR दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर प्रेजेंटली इंडिया हैव। तो ये आपके ऑप्शन है, द राइट आंसर इज 12। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि 13th इंडिया ने कमीशन कर दिया, जो कि तमिलनाडु में खुलेगा कोलचिन के पास। तो देखिए इन प्रिंसिपल अप्रूव मिला है पोर्ट इनायम को, जो कि कोलाचल के पास बनेगा तमिलनाडु में। कंप्लीशन के बाद 13वां मेजर पोर्ट होगा, और इंडिया के पास 12 मेजर और 187 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं राइट नाउ, 187 नॉन मेजर पोर्ट्स। तो जो भी पोर्ट हैं वो क्या उनकी खास बात है, जो मेजर पोर्ट्स होते हैं वो उन पोर्ट्स में क्या होता है कि जो शिपिंग मिनिस्ट्री होती है वो कंट्रोल करती है सब कुछ, और बाकी रिलेवेंट डिपार्टमेंट माइनर के जो होते हैं वो डिपार्टमेंट्स जो होते हैं छोटे मोटे वो करते हैं, और मेजर ही बेसिकली 75% या कार्गो ट्रैफिक हैंडल करती है। तो मेजर में आपके जो भी मेजर पोर्ट्स है आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ है। 13th वाला खुल रहा है तो आपको याद होना चाहिए कि अब 13 हो जाएंगे, जब ये बन जाएगा तो ये कहाँ हो रहा है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब अगर आप कांडला से स्टार्ट करें तो इस तरह से आपको नॉर्थ टू साउथ जो 12 हैं पूरे होने चाहिए। कांडला हो गया, मुंबई में हो गया, फिर या फिर आपको ये मंगलोर, कोचीन, चेन्नई, जैसे तरह यहाँ पूरी एक लिस्ट है। जो आपको स्टेट वाइज याद होगी तो आपको ज़्यादा बेहतरी होगी इस क्वेश्चन का जवाब देने में। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कमीशन इन इंडिया। इनमें से कौन सी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कमीशन हुए हैं।
पहला सतलज यमुना प्रोजेक्ट, दूसरा इंटरलिंकिंग ऑफ कृष्णा गोदावरी, तीसरा केन बेतवा और चौथा गंडक कोसी। अब देखिए खास बात, सतलज यमुना प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली कनाल है और इसको इंटरलिंकिंग के लिए नहीं कहा गया था। ये जब पंजाब का डिवीज़न हुआ था पंजाब हरियाणा में, तब का बेसिकली था कि सतलज का पानी जो हरियाणा स्टेट को मिलना था उसके लिए कैनाल बनानी थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में जजमेंट दी, पर अभी तक किसी गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है। तो ये दूसरा इशू है। कृष्णा गोदावरी हाँ एक कनाल बनी है जो पहली इंडिया की है, जो बहुत जल्दी बन के तैयार हो, क्योंकि केन बेतवा पे काम अभी चालू है। तो ये दो तो हैं ही, और कोसी गंडक पे कुछ नहीं है। तो बी एन सी योर आंसर, मतलब 2 आपका आंसर है। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है कि पट्टिसीमा प्लान कहते हैं इसको, जो कि पोलावरम प्रोजेक्ट है, उसके अंदर होगा ये पोलावरम प्रोजेक्ट। यहाँ क्या है कि बे ऑफ बंगाल में जाती है गोदावरी, तो गोदावरी को का जो पानी है काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ कोशिश थी कि इस पानी को मोड़ के जो यहाँ कृष्णा है इसके एरिया में डाला जाए, जो एरिया ड्राई रहता है। तो इसलिए यहाँ पर पोलावरम प्रोजेक्ट से यहाँ पानी को डाइवर्ट करके आगे ले जाया गया। तो ये बहुत सक्सेसफुल प्लान रहा है, और तेलंगाना को बहुत सारा पानी इससे मिलेगा। और आंध्रा का एक लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकली एक रहा था कि कुछ ऐसा हो पा रहा, तो अब हो गया। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पट्टिसीमा प्लान। और कहाँ पर है ये? पोलावरम प्रोजेक्ट है और कृष्णा गोदावरी है। गोदावरी का पानी कृष्णा के उस जोन में ले जाया जा रहा है जो सूखा रहता है। अगला पॉइंट है, विच पोर्ट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड लॉजिस्टिकल टैगिंग ऑफ कंटेनर्स। अब देखिए खास पॉइंट है, कौन से पोर्ट ने लॉजिस्टिकल डेटा टैगिंग को कंटेनर स्टार्ट कर दिया? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एट मुंबई। इन दोनों नहीं किया। अब इसमें होता क्या, इसमें RFID के थ्रू ये टैगिंग करते हैं। RFID क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी इन आइडेंटिफिकेशन टैग। इसमें क्या, हर कंटेनर पे एक रेडियो टैग लगा देंगे जिससे उसकी लोकेशन और उसको ट्रैक करने में बहुत आसानी होगी, जिससे जो भी स्मगलिंग या कंटेनर्स मिस मैनेजमेंट या जो भी इश्यूज होते हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। और बहुत ही बड़ा स्टेप है ये डेटा टैगिंग को लेके। लॉजिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा सुधार होंगे इसके बाद। हर कंटेनर का ऑन द स्पॉट आपको लोकेशन और कहाँ मूवमेंट हो रही है पता चल जाएगी। अब इसके कई सारे इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से इंडिया अब थोड़ी बदनाम भी है इंटरनेशनली कार्गो हैंडलिंग को लेकर। तो अब और इसमें सुधार होंगे। तो ये ट्रैकिंग और आइडेंटिफिकेशन दोनों में बहुत महत्वपूर्ण है कि स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग सबको रोकने में बहुत बड़ा इससे फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट है, अकीला ड्रोन टू डिलीवर इंटर सर्विसेज हैव बीन टेस्टेड बाय विच टेक कंपनी इन इंडिया? फेसबुक, गूगल, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट? देखिए अकीला ड्रोन जो है वो फेसबुक ने किया है। अकीला ड्रोन एक बड़ा सा ड्रोन है जो कि सोलर ड्रोन है, और ये एक प्लेन के साइज़ का है जो आपको ऊपर उड़ के जाएगा और फिर ऐसे, ये ज़मीन अगर है तो आपको ऐसे इंटरनेट देगा। और क्योंकि सोलर है दिन में ही आ रहेगा, रात को फिर ये धीरे धीरे नीचे आएगा। रात खत्म होते तो यहाँ आ जाएगा ऐसे ज़मीन से थोड़ा ऊपर, फिर सुबह होगी फिर चलना स्टार्ट होगा ताकि अपनी एनर्जी कंजर्व कर पाए। सो ये अकेला ड्रोन है, और फेसबुक इसको कोशिश करेगा कि अफ्रीका और एशिया के उन राज्यों में जहाँ पर इंटरनेट नहीं है ठीक से, सस्ता और सही तरीके से स्प्रेड कर पाए। और इसकी तीसरा गूगल का लून प्रोजेक्ट है जो बलून बने बड़े बना रहा है, तो वो है। फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने ड्रोन्स, और एप्पल का भी तो कुछ पता नहीं, बट हाँ माइक्रोसॉफ्ट के ड्रोन्स भी आ रहे हैं इंडिया में। रेलवे स्टेशन पे भी माइक्रोसॉफ्ट ने कोशिश की थी फ्री वाईफाई सर्विस ओपन करने की। तो हर तरफ से प्राइवेट कंपनियां भी किस तरह डिजिटल इंडिया के लिए बहुत बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि हमारी नेटवर्क कनेक्टिविटी अभी तक बहुत कम है। हालांकि अब कई सारी इंक्रीज हो गई है, बट कई एरियाज अभी तक छूटे हुए हैं। लेट्स से अब आगे बढ़ते हैं। यही बात है, पहला सोलर पावर्ड अकेला ड्रोन जो कि एफोर्डेबल इंटरनेट सर्विसेज कहेगा, सोलर पावर्ड है खास बात, और बहुत ही बड़ा है। लेज़र टू बीम डेटाबेस स्टेशन ग्राउंड पे आपकी बीम देता है ताकि वहाँ से आप इंटरनेट यूज़ कर पाए। ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है दिन में, फिर ये अपने आप धीरे धीरे नीचे आ जाता है ताकि एनर्जी कंजर्व कर पाए। व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग चार्ज सिंड्रोम? चार्ज सिंड्रोम के बारे में क्या सही? इट इम्पैक्ट्स हार्ट, इट्स अ ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम, इट इज़ रिलेटेड विद नर्व इश्यूज। देखिए तीनों ऑप्शन होंगे सही इसके, क्योंकि चार्ज सिंड्रोम एक बहुत ही भयंकर बीमारी है जो कि अक्सर इन्फेंट्स को होती है, मतलब नवजात बच्चों को। तो इसकी वजह से काफ़ी सारी समस्याएं खड़ी होती है, और ये ऐसा खतरनाक है जिसमें आपके हार्ट, जेनिटल्स, आइज़, एयर्स, हर एक चीज़, नर्व, ब्रेन, हर चीज़ पर असर होता है, और ये लगभग अनक्यूरेबल है। इससे रिटार्ड हो जाते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट, तो हर एक चीज़ को असर करती है चार्ज सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म है कोलोबामा हार्ट डिफेक्ट एस्ट्रेसिया क्वाने। तो इसको आप ना भी याद करें चलेगा, पर चार्ज सिंड्रोम पता होना चाहिए। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दिल्ली में CISR ने इसके लिए एक क्योर तो नहीं पर एक रिसर्च किया, इससे पता लग जाएगा कि CISR कहाँ पर है और क्या इसमें आगे किया जा सकता है इसके लिए। कि देखिए जब होता है तो जब चार्ज सिंड्रोम होती है तो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होती है। तो जेनेटिक म्यूटेशन अक्सर एम्ब्रॉयज़ में ही होती है। तो एक जेब्रा फिश होती है जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। जेब्रा फिश का एम्ब्रॉयो ट्रांसपेरेंट होता है,
तो उसके भ्रूण को देख कर हम पता लगाएंगे वो कि कहाँ पर म्यूटेशन हो रही है जीन में। तो जो जीन होगी, जीन की म्यूटेशन के बारे में पढ़ के अब वो शायद चार सिंड्रोम को की म्यूटेशन का पता लगा के उसमें जीन एडिटिंग या क्रिस्पर यूज़ करके किसी तरह उसको बदल पाए। क्रिस्पर क्या तकनीक क्या पता होना चाहिए आपको, जीन एडिटिंग क्या होती है आपको पता होना चाहिए, बेसिक है तो। लेकिन चार सिंड्रोम को लेकर ये चीज़ें पता चली थी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चार सिंड्रोम, तीन चीज़ें, CSIR ने इसको ज़ेब्रा फिश पे अपना काम स्टार्ट कर दिया। चार सिंड्रोम क्या है, ये तीन चीज़ें होंगी, जेनेटिक्स रिलेटेड है। अब इंस्पायर अवार्ड पिछले साल काफ़ी एक महत्वाकांक्षी योजना, इसका नाम बदल दिया गया, क्या रखा गया, मानक, प्रथम, विज्ञान या उड़ान। इसका उत्तर है मानक। असल में प्रथम इंस्पायर अवार्ड्स में क्या थे, लाइफ साइंसेज वगैरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मास्टर्स और बैचलर्स को जो स्कॉलरशिप मिलती, ताकि जो उसमें से जो विशेष आइडियाज़ होते हैं उनके आइडियाज़ को इंक्यूबेशन सेंटर्स में डाल के नए नए बड़े चीज़ों को कोशिश की जाती है उन प्रोजेक्ट्स पे काम करने की। उसके बाद उनको उनकी जो IP है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो जनरल कॉमन रखी जाती है ताकि सब उसका इस्तेमाल कर पाएँ। तो इसका नाम बदल के मानक कर दिया। मानक मतलब मिलियन माइंड्स ऑगमेंटेड नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। इसमें 10,000 स्कॉलरशिप होंगी हर साल, 8,000 80,000 पर स्टूडेंट के हिसाब से, जो कि मास्टर्स और बैचलर लेवल के स्टूडेंट्स को मिलेगी जो कि नेचुरल बेसिक साइंसेज पे काम कर रहे हैं। इनमें से टॉप 60 आइडियाज़ को इंक्यूबेशन सपोर्ट मिलेगा, प्रोफेशनल इन पे काम करेंगे बच्चों के साथ, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉमन रखी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है R&D के लिए। इंडिया का कभी भी रिसर्च डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्च नहीं होता, बजटरी अलॉटमेंट भी कम है, जिसकी डिमांड हमेशा की जाती है। तो एक बहुत अच्छा कदम है। हालांकि इंस्पायर को भी बढ़ाने की कोशिश थी, पर मानक के बाद कुछ सुधार इसमें किए गए हैं। तो याद रखिए, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, फिला मिशन किसके बारे में है, कहाँ गया था, जुपिटर, कॉमेट 67, सेरेस या मून। देखिए है तो बहुत फेमस, पर बड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं लोग, तो इसलिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए इन सब में। फिला मिशन वाज ऑन कॉमेट 67, इसका नाम एक बड़ा सा रशियन नाम है, और इसका लैंडर था रोसेटा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको भेजा था। ये रोबोटिक लैब थी बेसिकली इसकी, जिसका नाम था चुरमिएव गेरासिमेनको। तो काफ़ी मुश्किल है, थोड़ा नाम है। और जुपिटर पे क्या था, जूनो जो नासा ने भेजा हुआ है, सेरिस डॉन भेजा था नासा ने, और मून पे इसरो भेजा था। इसरो कौन सा भेजने वाली है, पहले चंद्रयान गया था, चंद्रयान 2 जाने वाला है। तो अब चीज़ें याद रखिए कौन सा किस पे गया था, अगर गलती से क्वेश्चन आ जाए तो बाद में कंफ्यूज ना हो। और आपको साइंस एंड टेक में भी थोड़ी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि सेरेस ने पे डॉन को क्या पता लगा, या फिर जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, शैडो का पता लगा था, या फिर आइस वहाँ पर इसका पता लगा था। कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब डिस्कस नहीं कर सकते, बट विल ट्राई टू कवर कि हम आगे रिवीजन करें। नेक्स्ट कोई सी सीरीज़ होगी तो वो किया जाएगा। मेघ प्रहार जॉइंट एक्सरसाइज इन कंट्री के किसके साथ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, या किसी के साथ नहीं। तो आंसर इज नोटा। मेघ प्रहार असल में इंडियन आर्मी का खुद का ही था एक, जो हिसार में किया था उन्होंने अपनी लॉजिस्टिक स्ट्रेंथ और टैंक की स्पीड वगैरह चेक करने के लिए। ये आर्मर डिवीजन का था जो कि हिसार में हुआ था। तो इससे वैरायटी और वर्सटिलिटी इक्विपमेंट की और वॉर वेजिंग पोटेंशियल जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट का पता लगता है कि टैंक वगैरह कितनी तेज़ी से मूव कर सकते हैं। T-90 और BM-2 टैंक्स कितनी जल्दी रिवर और हर जगह से वो सारे मूव करके ऑब्स्टिकल को पार करके आप जंग में जा सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइजेज कौन कौन सी है, लगे हाथ देख लेते हैं, रिविजन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा होती है नेवल एक्सरसाइजेज, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन नाम से क्लियर है। इब्सामार, जैसे इब्सा, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ये एक इंटरनेशनल वो भी है हमारा, एक तरह का वो ग्रुपिंग भी है, जहाँ जो कि इंडिया चाहता था कि ट्रिक से बाहर एक और ग्रुप बना के कोऑर्डिनेट किया जाए। कॉन्टिनेंटल ग्रुप है ये, 3 डेवलपिंग कंट्रीज़ का। मालाबार इंडिया का, मालाबार इंडिया USA, कॉर्पोरेट इंडिया इंडोनेशिया, इंद्र इंडिया और रशिया, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। मालाबार, इंद्र, इसके बाद कोनकर इंडिया ब्रिटेन का, और ये वरुण इंडिया फ्रांस का। देखिए सिलेनेक्स तो पता चल जाएगा, इंडिया श्रीलंका का है। वरुण इंडिया फ्रांस इंपॉर्टेंट है। इंद्र इंडिया और रशिया का है। मालाबार इंडिया USA का है। सहयोग इंडिया साउथ कोरिया का है। कोनकर इंडिया ब्रिटेन का है। और नसीम अल बशर इंडिया और ओमान का है। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए जो नेवल एक्सरसाइज है। कुछ आर्मी एक्सरसाइज देख लेते हैं 2-3, जैसे मित्र शक्ति, इंडिया श्रीलंका का है। शक्ति इंडिया फ्रांस का है। नोमैटिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया का है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाल में बहुत सी चीज़ें सोमालिया में हुई थी। इंडिया अपनी पॉलिटिकल माइलेज बढ़ा रहा है वहाँ सोमालिया में चाइना के खिलाफ खड़े होने के लिए, और इंडिया चाइना का क्या है, हैंड इन हैंड। और उसी के साइड में छुटकू नेपाल के साथ क्या है, सूर्य किरण। और इंडिया USA का क्या है, युद्धाभ्यास। तो ये 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनको याद रखिएगा। और एयरफोर्स एक्सरसाइजेज 3-4 इंपॉर्टेंट है, जैसे इंद्रधनुष जो इंडिया UK का है, गरुड़ इंडिया फ्रांस, और अभी इंद्रा रशिया के साथ। तो इंद्र रशिया के साथ, यहाँ भी इंद्र रशिया के साथ,
यहाँ भी है, ठीक है। तो इस तरह आपको याद होना चाहिए कौन किसके साथ है, मालाबार कहाँ का है, तो ये आपको रिवाइज करते रहना चाहिए। अगला देखिए, विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी कौन सी भाई? भाई गौतमीपुत्र सतकर्णी वाले जो उनके फेमस राजा थे। तो इनकी मेन कहाँ था इनका? इनका था कोटिलिंगला में। और ये हाल में बहुत न्यूज़ में रहा है, क्यों? क्योंकि चेन्नई क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना के पास इसमें एक रिवर प्रोजेक्ट में इसकी मंदिर भी है बड़ा सा, जो डूबने के आसार लग रहे हैं। ये वो रीज़न था जहाँ सातवाहन एम्पायर फैली हुई थी 125 AD। हालांकि ये उससे भी पुराने का टाइम है, 271 BC तक का कहा जाता है ये है कोटिलिंगला श्राइन ऑफ शिवा। और ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है श्रीपदा यलमली गोदावरी के आसपास। इसके बाद इनके डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो काफ़ी तबाही मची है इसको लेकर कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, या इसको कुछ रिप्लेस किया जाए। तो याद रखिए। फिर इस तरह आपको सातवाहन एम्पायर से क्वेश्चन आ सकते हैं कि सातवाहन एम्पायर न्यूज़ में रहा तो भाई इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स क्या थे, इसकी राजधानी बाद में कहाँ शिफ्ट हो गई, पहले तो यहाँ थी। तो ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो 19th विच स्टेट ऑफ फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस फैट टैक्स? केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा। केरला ने पहला स्टेट बना जिसने फैट टैक्स लागू किया था 14.5% का। ये इसने बर्गर्स, पिज़्ज़ा और पे जो है जंक फूड पे है, जो महंगे रेस्टोरेंट्स में मिलता है। तो केरला के बाद सबसे ज़्यादा ओबेसिटी से पंजाब के बाद केरला में ही लोग सफ़र करते हैं, नंबर 1 पे पंजाब है। और कॉन्शियस बनाने के लिए लोगों के हैं फूड चॉइसेस और ओबेसिटी कम करने के लिए। बट पॉइंट ये है कि क्या सिर्फ रेस्टोरेंट के लोग ही मोटे होते हैं? क्योंकि अगर हमने रेस्टोरेंट पे टैक्स लगाया तो लोग नॉर्मल जगह पे जाके खा सकते हैं, तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा। हाँ, एक पॉइंट और है। एक और स्टेट ने एक टैक्स लगाया था जो कि था लग्जरी टैक्स, जो बिहार ने लगाया था। तो समोसा वगैरह जो भी लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर, तो वो डिफ्रेंशिएट करता है। दैट वाज नॉट अ टारगेटेड टैक्स, इट्स अ टारगेटेड फैट टैक्स। तो सबसे पहले किसने लगाया? केरला ने। इंटरनेशनली भी कई लोग देशों ने लगाया, पर उसके रिजल्ट्स काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं। कई जगह सुधार हुआ, कई जगह लोगों ने कुछ और खाना स्टार्ट कर दिया। तो एक ध्यान रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर फ्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? मीजल्स, यॉज, चार्ल्स सिंड्रोम या जीका? देखिए, सबसे पहली बात, जीका तो ब्राज़ील में तबाही मचा चुका था, आपको पता ही होगा। सदर्न अमेरिका में बहुत तबाही मचाई इसने, जो कि प्रेगनेंसी को दिक्कत था। और माइक्रोसेफेलस बच्चों को हो जाता था, जिससे बच्चों के सर छोटे होते थे, मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती थी। चार्ल्स सिंड्रोम के बारे में हमने पढ़ा। चार्ल्स सिंड्रोम क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और ज़ेब्रा फिश की वजह से क्या हुआ, रिसर्च चल रहा है इस पर दिल्ली में, CSIR में। और मिजल्स फ्री फिर ब्राज़ील डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। और इंडिया यॉज फ्री डिक्लेयर हुआ। यॉज असल में एक स्किन रिलेटेड डिजीज़ है जो कि फैल सकती है स्किन ट्रांसमिशन के थ्रू। और ये पुअर कम्युनिटीज़ में होती थी, वार्म ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज़ में, जो इंडिया जिसके लिए बहुत सूटेबल है इसके होने के लिए। पर इंडिया में इसको यॉज फ्री हो चुका है, बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। और 15 साल से कम उम्र के बच्चों को मैक्सिमम रूप से होता है ये। और ये बैक्टीरियम ट्रिपोना पैलेडियम की वजह से फैलता है और स्किन कॉन्टैक्ट से होता है। यॉज ओकर इन ओवर क्राउडेड कम्युनिटीज़ जहाँ बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं होती है। तो ऑलमोस्ट जैसे इंडिया जैसी कम्युनिटीज़ में ही होता है ये। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन है जो क्विक रिवीजन था। हम इसके बाद एक बार फिर कोशिश करेंगे कि सीरीज़ में भी शायद हम अभी नवंबर तक करें। उसके बाद एक बार फिर इन 3-4 महीनों के हम दोबारा प्री रिवीजन करेंगे, ताकि कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट छूट गए इन्वायरमेंट या साइंटिस्ट को लेके, साइंस टेक वो ख़त्म किया। और अगर आपको हमारा सीरीज़ पसंद आई तो अपने वेबसाइट पर आप जाके फीडबैक दे सकते हैं onlyis.com पे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वील कम विद नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू।